Hello dear students. Today I Dr. Vimal Vidushi going to discuss about the next topic, that is approaches to curriculum part second, that is learner centered approach. और अगर आपको जो मेरी वीडियो जो है अगर पसंद आती है तो आप प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और किसी तरह की आप फीडबैक देना चाहते हैं, आप सजेशन देना चाहते हैं तो यू आर ओपन। आप आई बटन पर क्लिक करके मेरी प्रीवियस वीडियोस भी है जो सर्च कर सकते हैं। तो हमारा टॉपिक है, स्टार्ट हम करने लगे हैं, दैट इज अप्रोचेस टू करिकुलम पार्ट 2, लर्नर सेंटर्ड अप्रोच। लर्नर सेंटर अप्रोच क्या है? जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में किया था, जो स्टूडेंट स्पेसिफिक जो किया था, दैट इज टीचर सेंटर्ड करिकुलम के अंदर की कैसी अप्रोच जो है वो हमारी चल रही है, उसमें टीचर सारा जो है वो फोकस्ड है, सब्जेक्ट सेंटर्ड है, इवन जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उसके साथ ही रिलेटेड हमने सारा पढ़ा। और अब जो है वो हम करने जा रहे हैं, दैट इज लर्नर सेंटर्ड। अब लर्नर जो है, अब आज के टाइम में धीरे धीरे जैसे टाइम बदलता गया तो चेंजेस भी आती गई, और जो लर्नर है उसकी सिग्निफिकेंस जो है वो बढ़नी शुरू हो गई। अब जितने भी एलिमेंट्स, हमारा जितना भी एजुकेशन सिस्टम है, वो सारे का सारा लर्नर की नीड्स के ऊपर फोकस्ड हो गया। तो करिकुलम भी उसका ही एक हिस्सा है। जैसे हमने हर चीज के लिए स्टार्ट किया, उसी तरह से करिकुलम को भी स्टार्ट किया, और इसमें जो है लर्नर हमारा सेंट्रल पॉइंट है। अब इसमें मैं अगर आपको बताऊं कि जो हमारे एजुकेशनिस्ट है, प्याजे है, कैले है, तो उन्होंने इस अप्रोच के कंसर्न में जो है वो आइडियाज दिए, और उनको कंस्ट्रक्टिव स्कूल के जो थॉट्स हैं उसके साथ ये बिलोंग करते हैं। तो उन्होंने करिकुलम डेवलपमेंट में जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसमें उन्होंने बताया कि जो करिकुलम है वो लर्नर सेंटर्ड जो है वो होना चाहिए। अब ये जो लर्नर सेंटर्ड अप्रोच है, ये एक्चुअल में क्या हुआ था कि एक तरह से हमारे सिस्टम में बदलाव आया, एकदम से पैराडाइम शिफ्ट जो है एजुकेशन फील्ड में आई, टीचर सेंटर्ड से लर्नर सेंटर्ड तक पहुंची। और लर्नर का जो क्रिटिकल रोल था, यानी कि उसकी जो बैकग्राउंड थी या थ्रू आउट देयर लाइफ जो है, उसको पूरा का पूरा जो है वो व्यू किया गया। अब क्रिटिकल शिफ्ट हुआ, लर्नर जो है एक तरह से उसको देखा जाने लगा, उसके बारे में सोचना लगे, और उसकी कैपेसिटीज के बारे में पता चलने के लिए उसके बारे में हमने बताना शुरू किया कि इसके अंदर तो बहुत पोटेंशियल है, और इस पोटेंशियल के अकॉर्डिंगली हम आगे उसको लेकर जा सकते हैं, और इसको एक लाइफ लॉन्ग लर्निंग का सिस्टम जो है वो बनाया जा सकता है। और ये नेचुरल एक्साइटमेंट है, उसके अंदर ईगरनेस है, नई से नई चीजें जो है वो डिस्कवर कर सकता है, और ये सारी चीजें अपनी लाइफ के थ्रू मतलब पूरी की पूरी फॉस्टर कर सकता है, जैसे जैसे टाइम जो है वो पास होता जाता है। तो इसीलिए इसके जो सपोर्टर्स हैं, उन्होंने लर्नर सेंटर्ड करिकुलम को इम्पोर्टेंस दी, क्योंकि वो इंडिविजुअल डेवलपमेंट के ऊपर फोकस कर रहा था। तो और इंडिविजुअल डेवलपमेंट के साथ अकॉर्डिंग टू द नीड्स, अकॉर्डिंग टू द इंटरेस्ट जो है वो लर्नर है उसके अकॉर्डिंगली चलने लग गया। यानी कि जो फंडामेंटल डिफरेंसेस थे, यानी कि जो हमारे सब्जेक्ट सेंटर्ड डिजाइन के अंदर, उसके अकॉर्डिंगली अब बदलाव जो है वो धीरे धीरे आना शुरू हो गया। अब इसमें किस तरीके से बदलाव आया, यानी कि अगर हम इसकी बैकग्राउंड की तरफ जाते हैं तो हमें क्या चीज नजर आती है। ट्रेडिशनली जो सिस्टम था वो टीचर डायरेक्टेड था, टीचर ही सारी प्रोसेस को कंट्रोल कर रहा था, और स्टूडेंट्स उसको एज इट इज जो है वो रिसीव कर रहे थे। बट जैसे जैसे प्रोग्रेसिव एजुकेशन 19th सेंचुरी में जब सिस्टम में बदलाव आने शुरू हुए, साइकोलॉजिस्ट ने इसके ऊपर काम करना शुरू किया, और इन्होंने जो ट्रेडिशनल करिकुलम अप्रोच थी उसमें बदलाव किया। उन्होंने कहा कि नहीं, हम क्या कर सकते हैं, यानी कि चाइल्ड के थ्रू हम बहुत सारी एक्टिविटीज, यानी कि अगर हम ये कहें अप्रोचेस में, उन्होंने हैंड्स ऑन एक्टिविटीज, प्रैक्टिकल टास्क जो है उसके ऊपर फोकस करना शुरू किया, ग्रुप के ऊपर काम करना शुरू किया। तो उन्होंने बताया कि जो बच्चा है उसके अकॉर्डिंगली, यानी कि जो कैसे डिटरमिन होता है कि वो क्या क्लासरूम में करता है, उसके ऊपर भी फोकस्ड किया जाए। तो इनमें से सबसे ज्यादा जो है वो, अगर हम कहें, कंस्ट्रक्टिविस्ट थेरिस्ट जो है जिन्होंने काम किया, इवन जो अगर हम ये कहें कि रूसो ने इस अप्रोच को एमाइल के अंदर जो उसकी बुक थी उसके अंदर इसके बारे में मेंशन किया। देन ड्यूरी ने अपने लैब स्कूल में 1896 से 1904 तक के टाइम पीरियड के अंदर इस पर एक्सपेरिमेंट्स किए, और उसने, यानी कि एक तरह से हम 20th सेंचुरी में सारे ही उसके एफर्ट्स ड्यूई के जो है वो रिफ्लेक्ट होते हैं, और इस टाइम पीरियड में सारी
चेंजेस जो साथ साथ में आती गई वो हमारे करिकुलम में भी दिखने में नजर आई। तो धीरे धीरे यानी कि ये चेंजेस जो हैं कोई एक थियोरिस्ट के कंसर्न में नहीं हम कह सकते कि अकेले रूसो ने इसके बारे में लिखा या फिर जॉन डी ने लिखा। जॉन डी ने इस सारी सिस्टम को जो है वो बहुत ज्यादा पॉपुलराइज किया। बट जॉन डी हो गए, जीन प्याजे, लेव वाइगॉत्स्की जो है, जिनके कोलेक्टिव वर्क में सब जगह पर फोकस नजर आया कि बच्चे किस तरीके से रिस्पॉन्सिबल होते हैं इस तरह के काम के लिए। दे मूव टूवर्ड्स अ स्टूडेंट सेंटर लर्निंग, किस तरह से उनमें इन चीजों के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। देन कार्ल रोजर का आइडिया था फॉर्मेशन ऑफ द इंडिविजुअल विच इज ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड टू स्टूडेंट सेंटर लर्निंग, उन्होंने इसके बारे में बताया। और इवन स्टूडेंट सेंटर लर्निंग का मतलब क्या बताया कि रिवर्सिंग द ट्रेडिशनल टीचर सेंटर्ड अंडरस्टैंडिंग। जो लर्निंग प्रोसेस ऑलरेडी चल रही थी तो एकदम से शिफ्ट आया, एकदम से चेंज आया और लर्नर की प्रोसेस को समझा जाने लगा और स्टूडेंट्स को सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हम ये कह सकते हैं कि माना जाने लगा। तो धीरे धीरे ये जो है बदलाव जैसे जैसे टाइम बदलता गया आते शुरू हो गए। देन मरियम मॉन्टेसरी ने भी मतलब अपने जो प्लेवे मेथड के जरिए अपने स्कूल के अंदर जो है वो पढ़ाना शुरू किया, उनके ऊपर भी इस चीज का जो है वो बहुत इन्फ्लुएंस हुआ। देन नुनैन जी जो है, जिन्होंने अपनी फेमस बुक सिलेबस डिजाइन था तो उसमें बताया कि जो लर्नर सेंटर अप्रोच करिकुलम की है ये एक अल्टरनेटिव अप्रोच है, यानी कि जो किस चीज को इंडिकेट कर रही है, एक क्लोज रिलेशनशिप जो है वो बना रही है किसके साथ, करिकुलम के साथ। प्लानिंग गोल्स क्या है हमारे, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या है और इम्प्लीमेंटेशन जो है वो लर्नर सेंटर्ड अप्रोच की किस तरीके से है। और मतलब अगर हम ये कहते हैं कि इस टर्म को जो है बहुत ज्यादा जॉन डीवी ने जो है वो पॉपुलराइज किया। उन्होंने बताया कि जो इंडिविजुअल चाइल्ड है यानी कि उसका स्कूल के साथ रिले मतलब सोसाइटी के साथ किस तरीके से बॉन्डिंग है, और जैसे जैसे सोशल एक्सपीरियंसेस जो है लर्नर के स्टार्ट होते जाते हैं करिकुलम उसी तरीके से बदल मतलब बढ़ना जो है वो शुरू हो जाता है, अलग अलग डिसिप्लिन के साथ या उसका रिलेशन जो है वो बनना शुरू हो जाता है। फर्दर हम देखते हैं कि जो एक्चुअल इसका मीनिंग क्या निकलता है, लर्नर सेंटर अप्रोच एक्चुअल में क्या कहती है। ये प्रीवियस हमने बैकग्राउंड के बारे में जाना। अब लर्नर सेंटर अप्रोच जो है उसका बेस क्या है एक्चुअली, दैट इज कंस्ट्रक्टिव लर्निंग थ्योरी, जो किस चीज के ऊपर फोकस कर रही है कि लर्नर का जो रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है किस चीज के लिए, नई इंफॉर्मेशन को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, यानी कि नई चीज बनाने के लिए प्रायर जो एक्सपीरियंसेस हैं उनके साथ इसको रिलेशन बनाने के लिए एक तरह से लर्नर नॉलेज खुद क्रिएट करता है अपनी अपने एक्सपीरियंसेस के जरिए। तो इस अप्रोच में सेकंड फोकस क्या है, लर्नर है, और लर्नर का एम क्या है, टू डेवलप द इंडिपेंडेंस ऑफ द लर्नर, यानी कि वो किस तरीके से अपने आप को फ्री महसूस करे बाय मेकिंग लर्नर एक्टिव इन हिज लर्निंग पाथ, यानी कि एक तरह से मेन फोकस क्या हो गया कि उसको फ्री छोड़ा जाए, उसके जरिए वो ज्यादा अच्छा आउटपुट जो है वो दे सकता है, लर्निंग पाथ पर बढ़िया चल सकता है अगर हम उसको फ्री करेंगे तो। देन फोकस किस चीज के ऊपर है, स्किल्स के ऊपर। नो डाउट स्किल्स की हमने उधर भी बात करी थी, पर एक ही स्किल पर मास्टरी कर देनी है, रिपीटेडली काम करते जाना है। यहाँ पर क्या है कि फोकस क्या है, स्किल्स पर है, बट वो लाइफ लॉन्ग लर्निंग बनेंगे, इंडिपेंडेंट बनेंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजीज जो है वो उनको फॉलो करेंगे। और इसमें स्टूडेंट्स जो हैं जो चाहते हैं वो पढ़ सकते हैं, या वो वही चीज को चूज करेंगे जिसको वो पढ़ना चाहते हैं। कैसे वो इस चीज को पढ़ना चाहते हैं, कैसे अपनी लर्निंग को असेस करते हैं, ये लर्नर के ऊपर छोड़ दिया गया। देन इसमें स्टूडेंट्स जो है ज्यादा एक्टिव रोल प्ले करते हैं, और स्टूडेंट्स को कहा भी जाता है आप एक रिस्पॉन्सिबल पार्टिसिपेंट हैं, अपनी लर्निंग के लिए आप खुद रिस्पॉन्सिबल हैं, यानी कि आप जो कुछ सीख रहे हो आप उसके अकॉर्डिंगली जिम्मेवार हो और अपनी पेस से आप सीख सकते हो। और इसमें टीचर जो है वो फैसिलिटेटर के तौर पर काम करेगा, आंडियो इंटरफ्रेंस नहीं करेगा, यानी कि अगर हम ये कहें पूरी क्लास एज अ होल जो है
सबके साथ एक जैसा सिस्टम जो है वो एज अ फैसिलिटेटर जो है वो काम करेगा। अब इसमें बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जो बिल्कुल लर्नर पर फोकस्ड हैं। लर्नर अपनी लाइफ को एक्सप्लोर कर सकता है, फैमिली हिस्ट्री है, लोकल एनवायरनमेंट है उसके अंदर कर सकता है, और बच्चे की जो नीड्स हैं उसके अकॉर्डिंगली, यानी कि एक पैसिव इंडिविजुअल नहीं बनेगा बल्कि अंगेज होगा अपने एनवायरनमेंट के साथ, और लर्निंग बाय डूइंग जो है वो उसके साथ होगी, यानी कि वो काम करते करते जो है वो इसको सीख सकता है। देन फर्दर देयर आर सम फीचर्स ऑफ लर्नर सेंटर्ड अप्रोच। और सबसे पहली जो फीचर है कि ये करिकुलम प्लान है जो वो किसके ऊपर बेस्ड है, लर्नर की नीड्स के ऊपर, उसके इंटरेस्ट के ऊपर, इन जनरल, यानी कि ज्यादातर फोकस किस चीज पर है, बच्चा क्या चाहता है, किस तरीके से वो काम करना चाहता है, एंड डायग्नोसिस द स्पेसिफिक नीड्स एंड इंटरेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन सर्व बाय द प्लान, कि उसकी खास चीजों को, वो जरूरतों को उसके अकॉर्डिंगली देखेगा जो बहुत ज्यादा डायग्नोस की जा रही हैं, जिसके ज़रिए पता चल रहा है कि बच्चों की कहाँ कहाँ प्रॉब्लम है, उसके अकॉर्डिंगली जो है वो प्लान तैयार किया जाता है। अब इस तरह का जो करिकुलम है, यानी कि लर्नर सेंटर्ड जो करिकुलम है, इसमें टीचर का रोल जो है एक टास्क मास्टर, मतलब जैसे हम ये कह सकते हैं कि उसकी तरह नहीं है कि जैसे हमने प्रीवियस लेसन के अंदर किया था कि टीचर क्या करेगा, जब तक मास्टरी नहीं हो जाती तब तक वो छोड़ेगा नहीं। तो अब यहाँ पर इस तरह से नहीं है, यहाँ पर वो गाइड की तरह काम करेगा, और इसमें जो है वो उसको कैसे ट्रीट करेगा, एक न्यूली बॉर्न जो है प्लांट होता है उसकी तरह से, और टीचर गार्डनर की तरह काम करेगा। गार्डनर का काम क्या होता है कि जब पौधा छोटा है तो उस टाइम पर उसको हेल्प करनी है, जैसे ही वो बड़ा हो जाता है तो उसको इंडिपेंडेंटली ग्रो करने देना है। तो स्कूल क्या है, उस गार्डन, वो गार्डन है जिसमें बच्चा ग्रो करेगा उस नेचुरल एटमॉस्फेयर के अंदर। फर्दर जो फीचर है दैट इज स्टूडेंट सेंटर करिकुलम जो है वो बहुत सारी ऑप्शंस प्रोवाइड कर रहा है, जैसे स्पेशल एक्टिविटीज हो गई, एक्सप्लोरेटरी कोर्सेज हो गए, और तरह के एक्सपीरियंस स्टूडेंट्स के लिए हो गए, उसको वैरायटी मिलनी शुरू हो गई सब्जेक्ट्स में। तो इन ऑप्शन से क्या है कि उसकी जो नॉलेज है, यानी कि उसकी जैसे हम ये कह सकते हैं कि उसकी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं उसके अकॉर्डिंगली ऑप्शन भी बननी शुरू हो गई सब्जेक्ट्स की, कि जैसे हम कहते हैं कि बच्चा किस तरह के सब्जेक्ट सीख रहा है उसके अकॉर्डिंगली उसकी इंपॉर्टेंस बढ़नी शुरू हो जाती है, तो वो उसकी ऑप्शन के तौर पर जो सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हो जाता है। देन जो स्टूडेंट्स हैं वो एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं प्लानिंग में, इवेल्युएशन में, इन जनरल, और अपने लिए वो स्पेसिफिक हो जाते हैं, यानी कि एक तरह से आप ये मान के चलिए बच्चे इवेल्युएशन भी अपनी खुद कर सकते हैं, इस तरीके का सिस्टम बनना जो है वो शुरू हो जाता है। और देन लर्नर जो सेंटर्ड करिकुलम है ये ज्यादा एक्सपीरियंसेस को, यानी कि जो ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लोर किए जा सकते हैं उसके ऊपर जो है वो फोकस करता है। फर्दर जो फीचर्स है हमारी कि जिसमें करिकुलम प्लान जो है वो फ्लेक्सिबल होता है। क्या, कैसे फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है कि जैसे जैसे मॉडिफिकेशंस हम इसके अंदर करना चाहते हैं, लर्नर्स की नीड्स बदलती जाती हैं। ऐसा नहीं होता कि एक बैच आता है और उसके बाद तो दूसरा आ जाता है, हर बार लर्नर जो है वो चेंज होता है। तो लर्नर की नीड्स भी उसी अकॉर्डिंगली बदलती जाती हैं, और उसके अकॉर्डिंगली वो अपना करिकुलम प्लान जो है वो गाइडेंस, टीचर की गाइडेंस के जरिए तैयार कर सकता है। यानी कि एक तरह से फ्लेक्सिबिलिटी है, बदलाव को एक्सेप्ट कर रहा है और उस बदलाव के अकॉर्डिंगली खुद अपना प्लान भी तैयार करके दे सकता है कि आई विल लर्न इन दिस मेथड इन अ मोर बेटर वे। देन लर्नर जो है इसके अंदर उसको कंसल्टेड, लर्नर इज कंसल्टेड एंड ट्यूटर्ड इंडिविजुअली, उसको अलग से पढ़ाया जाता है, डिफिकल्ट पॉइंट्स के ऊपर उससे बात की जाती है करिकुलम के साथ, और इंस्ट्रक्शनल प्रोसेसेस जो हैं वो उसके अंदर उसी तरीके से प्रोवाइड की जाती हैं, जैसे हम रेमेडियल टीचिंग प्रोवाइड करते हैं, या स्टूडेंट्स को जहाँ ज़रूरत है उसमें, वीक स्टूडेंट्स है अगर मान लीजिए तो उसके लिए अलग से क्लासरूम हम प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी कि उसके साथ बात करके डिफिकल्ट पॉइंट्स को जो है वो सॉल्व किया जाता है। देन इसमें जो सेल्फ डेवलपमेंट है, यानी कि हमारी लर्निंग का जो ऑब्जेक्टिव है वो डेवलपमेंट ऑफ द सेल्फ है, तो इसलिए वो पूरे पर्सन के ऊपर फोकस कर रहा है, उसकी इंटीग्रेशन जो थिंकिंग की है उसके ऊपर फोकस कर रहा है, फीलिंग्स उसकी समझ रहा है, व्हाट ही इज डूइंग उसको समझा जा रहा है। तो इसलिए जो लर्नर सेंटर्ड अप्रोच है ज़्यादा इफेक्टिव जो है वो बनती जाती है। देन इसमें और क्या चीज़ आती है कि
कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर डोमेन सारे ही इंटरकनेक्ट हो जाते हैं इस करिकुलम के अंदर। इस तरीके से यानी कि ब्रेन काम करता है, अफेक्शंस जो है वो हमारी और हमारी बॉडीली मूवमेंट्स जो है वो किस तरीके से आपस में बैलेंस करती हैं। तो इस तरीके से करिकुलम में सारे एस्पेक्ट्स जो है वो कवर होने शुरू हो जाते हैं। देन फर्दर ये जो है फोकस करती है सेल्फ कंसेप्ट के ऊपर, यानी कि जो डेवलपमेंट ऑफ द सेल्फ कंसेप्ट है बच्चे के अंदर, जो पर्टिकुलर जो उसके अंदर जो धारणाएं चल रही हैं उसको डेवलप जो है वो साथ साथ करता है। अब इसके बाद इसकी कुछ एडवांटेजेस भी हैं लर्नर सेंटर्ड अप्रोच की। अब क्या क्या एडवांटेजेस हैं कि बच्चा जो है लर्निंग जो है दूसरी स्किल्स जो है उसकी उनको भी डेवलप करता है, मीनिंगफुल नॉलेज लेता है जो उसको यानी कि थ्रू आउट लाइफ काम आती है। यानी कि बहुत सारी चीजें बच्चा जो है वो इसके जरिए सीख सकता है। बच्चे के अंदर अगर हम ये कहें कि वो सोशल स्किल्स को बनाता है, उसमें हेल्प मिलती है। उसकी सेल्फ एस्टीम जो है वो बहुत अच्छी डेवलप होती है। यानी कि आप ये मान के चलिए कि जो स्किल्स हैं उसके अंदर सोशल क्वालिटीज जो समाज के अंदर रहने के लिए चाहिए, तो वो भी उसकी बहुत अच्छे से बिल्डअप होनी शुरू हो जाती हैं। इसमें जो स्टूडेंट्स हैं दे गेन मोर इमोशनल एंड कॉग्निटिव सपोर्ट फ्रॉम देयर पीयर्स। देखिए जब बच्चा खुद कह सकता है, खुद अपनी बात, उसके अकॉर्डिंगली करिकुलम हमारा चलना शुरू हो जाता है, तो अपने पीयर्स के साथ भी अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करता है, उसको उसमें सपोर्ट मिलती है। नहीं तो प्रीवियस सब्जेक्ट सेंटर्ड सिस्टम के अंदर उसको इस तरीके से सपोर्ट नहीं मिलती, क्योंकि सिस्टम सारा जो है वो टीचर सेंटर्ड है, टीचर के हाथ में होता है। देन रिलेशनशिप जो है वो राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो सीखता है, उनके बीच में कैसा रिश्ता है कि इफ आई हैव द राइट टू डू समथिंग देन आई हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेंटेन दैट। कि अगर हम ये कहें कि मेरा अधिकार मेरा है तो गलत है, मेरा अधिकार मेरा भी है, सेम उसी तरह से दूसरे का भी है। ये दोनों चीजें जो हैं यानी कि ड्यूटी और कर्तव्य है, यानी कि सॉरी जो राइट है उसका, दोनों आपस में जो है वो साथ साथ चलते हैं। इसमें स्टूडेंट जो है क्या डिस्कवर करता है कि लर्निंग को इंटरेस्टिंग और फन वे से, फन के तरीके से भी जो है वो कराया जा सकता है। और कैसे कैसे जो है हम इसको अपनी फैक्ट्स को लेकर आ सकते हैं, अलग अलग एक्टिविटीज को प्लान कर सकते हैं, तो हम अपनी जो पर्टिकुलर जो लर्निंग है उसको और एनहेंस जो है वो कर सकते हैं। इसमें स्टूडेंट्स जो हैं दे ऑल्सो हैव, मतलब अगर हम ये कि प्रीवियस सिस्टम के अकॉर्डिंगली टीचर जो है उसको कम करना पड़ता है काम उस तरीके से, यानी कि जो ट्रेडिशनल तरीके से हम काम करते जा रहे थे, बार बार रेपिटेशन करते जा रहे थे चीजों की, एक ही सिस्टम के सेट के टेस्ट लेते जा रहे थे, वो चीज नहीं करनी पड़ेगी। उसमें बदलाव आ जाएगा, क्योंकि बच्चे अटेंटिव बहुत ज्यादा हो जाएंगे, पार्टिसिपेशन करना पसंद करेंगे, बच्चे टॉपिक को जल्दी समझ जाएंगे। तो जितना जल्दी ये काम होगा उसके अकॉर्डिंगली टीचर का टास्क जो है, ऑब्जेक्टिव जो है वो क्लियर होता जाएगा। देन इसमें एक और चीज आती है कि कंप्लेंट्स इररेलेवेंस की या अनफेयर है, सिस्टम ऐसा है, सिस्टम वैसा है, ये डिक्रीज हो जाती है भावना। उसको इस तरीके की परेशानी जो है वो नहीं उठानी पड़ती, क्योंकि कंप्लेंट जो है जब बच्चा खुद अपनी मर्जी से सब चीजें साथ में कर रहा है, तो वहां पर कंप्लेंट की संभावना जो है वो कम हो जाती है। देन इसमें एक और चीज आ जाती है कि जो रिपोर्ट्स हैं, पेपर्स हैं, स्टूडेंट्स जनरेट करते हैं, इससे टीचर को नॉलेज और इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा मिलती है। क्योंकि जब बच्चा कुछ नया काम करके आपको दिखाता है, प्रोजेक्ट का एक्टिविटी करके दिखाता है, तो उससे टीचर जो है उसकी नॉलेज अपडेट होती है, नई इंफॉर्मेशन जो है वो उसमें डेवलप होती है। फर्दर एक और भी इसके एडवांटेज है कि ये सोशल और कल्चरल कंटेक्स्ट जो है, यानी कि लर्नर के उसको जो है वो रिकॉग्नाइज करता है, उसको बेनिफिशियल बनाता है। यानी कि जो समाज के कंटेक्स्ट में हम चीजों को सीखना चाहते हैं तो वो पॉसिबल हो जाती हैं। फर्दर जो है इसकी और एडवांटेजेस हैं, जैसे जो प्यूपिल है, बच्चा है वो ज्यादा एक्टिव रोल प्ले करेगा अपनी लर्निंग के दौरान। ठीक है ना, उसको फ्रीडम होगी क्या मैं चूज करना है, क्या नहीं चूज करना है। देन उसकी जो नीड्स है क्लासरूम में रिफ्लेक्ट होंगी, और उनको कैसे पढ़ा जा सकता है, कैसे कैसे उसका जो सिस्टम है वो बढ़िया तरीके से सेटल होता है, कैसे वो एक्टिव जो है वो रोल उसमें प्ले करते हैं। अब इस तरह की आइडियल सिचुएशन में ग्रुप वर्क होता है, वीकर स्टूडेंट्स को जो है वो हम इम्पोर्टेंस प्लेस देते हैं। ठीक है, तो ज्यादा जो है वो बढ़िया तरीके से दूसरे
जो आपके फ्रेंड्स हैं, पीयर्स हैं, वो हेल्प करना शुरू कर देते हैं, तो इससे उनको ज़्यादा बेनिफिट होता है। तो स्टूडेंट्स फर्दर क्या करते हैं कि प्रोजेक्ट्स के ऊपर, प्रॉब्लम्स के ऊपर टीम में काम करते हैं, तो पर्सनल लेवल पर तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी बढ़ती है, अकाउंटेबिलिटी होती है, बल्कि टीम लेवल पर भी अकाउंटेबिलिटी बननी शुरू हो जाती है कि वो अपनी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग और बढ़ाना शुरू कर देते हैं, धारणाओं को और समझना शुरू कर देते हैं। और क्या होता है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो साथ साथ में जब काम करते हैं तो ग्रुप के नॉर्म्स को भी फॉलो करना शुरू कर देते हैं। जब ग्रुप के नॉर्म्स हैं जो कि इंस्टीट्यूशन लेवल पर होते हैं तो वो भी रिसीव होने शुरू हो जाते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस में स्टूडेंट जो है वो काम करने लग जाते हैं। फिर क्या होता है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा, यानी कि जो एक दूसरे की हेल्प करते हैं, एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं, तो उस मोटिवेशन का जो है वो हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, क्योंकि जितना स्टूडेंट मोटिवेट होगा उतनी ही हमें अच्छी आउटपुट जो है वो उससे मिलेगी। देन अपने पीयर ट्यूटर यानी कि एक एक्टिव रोल प्ले करेंगे पीयर ट्यूटर की तरह, कि मैं तुम्हें ये चीज़ सिखाता हूँ किस तरीके से जो हमारे ग्रुप की सक्सेस जो है वो बढ़िया बन सकती है अगर हम टीम के अंदर काम करेंगे। तो इस तरीके से वो अपना अच्छा रोल जो है वो उसके सामने लेकर आना जो है वो शुरू कर देते हैं। देन एक ये डायरेक्ट लिंक क्रिएट करता है क्लास वर्क के अकॉर्डिंग, क्लास वर्क के साथ और लर्नर की नीड्स के साथ। कैसे ये आपस में लिंक होना शुरू हो जाते हैं, कैसे ये जल्दी सीखना शुरू कर देते हैं, नई स्किल्स को डे टू डे एक्टिविटीज में जो है वो प्रैक्टिस जो है वो करना शुरू कर देते हैं। और टीचर और स्टूडेंट का आपस का जो इंटरेक्शन है वो भी जो है वो बहुत बढ़िया होना शुरू हो जाता है। अब इस तरह से हमने एडवांटेजेस के बारे में देखा, तो एडवांटेजेस के साथ साथ देर आर सम डिसएडवांटेजेस ऑल्सो। अब डिसएडवांटेजेस में देखिए, जब हम टीचर सेंटर्ड अप्रोच में काम कर रहे थे तो तब हमें उसकी भी कुछ ड्रॉबैक्स नजर आई थी। तो अगर हम लर्नर सेंटर्ड अप्रोच की बात करते हैं तो यहाँ भी कुछ प्रॉब्लम्स जो है वो फेस करनी पड़ सकती हैं। सबसे पहले तो जो लर्निंग है वो अगेन टीचर की एबिलिटी पर डिपेंड कर रही है कि उसके पास नेसेसरी जो रिसोर्सेज हैं क्या वो हैं। दूसरी बात कि ये उसको स्किल जो है टीचर के पार्ट पर अगेन बहुत ज्यादा चाहिए, उसका टाइम, उसका रिसोर्स जो है वो बढ़िया होना चाहिए, तभी ये सक्सेसफुल होगी। फिर क्या है कि जो टीचर है, यानी कि उसके लिए क्या डिफिकल्ट हो जाता है, बच्चे की नीड्स और इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली बैलेंस बनाना। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि सम स्टूडेंट्स मतलब नीड मोर अबाउट द थिंग्स, और कुछ एक स्टूडेंट्स होते हैं जिनको ज़रूरत नहीं होती। तो यहाँ पर जो इंटेलेक्चुअली स्ट्रांग हैं या जो मेंटली थोड़े से वीक हैं, वहाँ पर इम्बैलेंस क्रिएट होना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए बच्चे की हर नीड, हर इंटरेस्ट जो है वो कई बार फुलफिल नहीं करा जा सकता। देन अगर हम इस प्रोसेस को ज़्यादा जैसे आगे लेकर जाते हैं तो टाइम कंज्यूमिंग तो है ही है, उसके साथ साथ ये एक्सपेंसिव भी है। इस पर हमें खर्चा करना जो है वो पड़ता है, ज़्यादा जो है हमें टाइम डिवोट करना पड़ता है। तो कई बार कुछ टारगेट जो है, अगर हम कहें कि एक सेमेस्टर के अंदर हम अचीव करना चाहते हैं तो वो पॉसिबल ही नहीं हो पाता। देन स्टूडेंट्स को भी लॉन्गर टाइम चाहिए, उनको भी करिकुलम के टारगेट जो है वो अचीव अगर करने हैं तो उनके लिए भी जो है वो डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं हमें दिक्कतें इसके अंदर भी आती हैं। और समटाइम्स टीचर्स के लिए ज़्यादा टाइम जो है वो डिवोशन देना पड़ता है इन जनरल, और वो कोऑपरेटिव लर्निंग जो है उसके ज़रिए नहीं काम करवा पाते। यानी कि एक तरह से रिक्वायरमेंट कोऑपरेटिव लर्निंग की है, और कई बार उस स्ट्रेटजी में टीचर इतना एप्ट नहीं होता कि वो इस चीज को जो है वो सॉल्व कर सके। तो कुछ स्पेसिफिक नेचर भी होती है, उसके अकॉर्डिंगली भी जो है इसके अंदर बदलाव आते हैं। इवन अगर हम ये बात करें कि जो लर्निंग जो है वो स्टूडेंट्स की होती है, अगेन टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर भी ज्यादा मानी जाती है। टीचर का रोल इम्पोर्टेंट इसके अंदर बहुत माना जाता है, चाहे वो लर्नर जो है वो अपनी इंडिपेंडेंस से सीखे। पर एक और ड्रॉबैक भी सामने आ जाती है कि उसको कितनी इंडिपेंडेंस दी जाए। टू मच इंडिपेंडेंस जो है वो कई बार बहुत हार्मफुल जो है वो हो जाती है। आई थिंक सो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि हमारी जो सब्जेक्ट सेंटर्ड अप्रोच क्या रही है प्रीवियसली, और अब हमने जो सेकेंडली की लर्नर सेंटर अप्रोच क्या थी। अब हम इसमें दोनों में जो है वो थोड़ा सा डिफरेंस जो है वो आपस में डिस्कस करते हैं कि आप डिफरेंस क्या है सब्जेक्ट सेंटर्ड और लर्नर सेंटर्ड जो है वो करिकुलम में। देखिए, जो सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम है
ये सब्जेक्ट्स के अराउंड सेंटर्ड है, यानी कि इसके इर्द गिर्द क्या घूम रहे हैं, सारे सब्जेक्ट्स। ठीक है, जैसे हम हिस्ट्री कह दे, ज्योग्राफी कह दे, तो कोर जो सब्जेक्ट्स हैं वो घूम रहे हैं। दूसरी तरफ लर्नर सेंटर्ड के अंदर ये है कि लर्नर के सराउंडिंग सब कुछ घूम रहा है, लर्नर कैसे सीखता है, लर्नर क्या समझता है, लर्नर कैसे काम करना चाहता है, ये उसके ऊपर है। दूसरी बात की जो सब्जेक्ट सेंटर्ड है, इसमें टीचर जो है वो सारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को प्लान कर रहा है, सेट कर रहा है, एक्टिविटीज डिजाइन कर रहा है, जो कि उन ऑब्जेक्टिव्स को हम कैसे अचीव कर सकते हैं। ठीक है जी। देन लर्नर सेंटर्ड के अंदर क्या है कि टीचर एक सेंट्रल क्वेश्चंस प्रोवाइड करता है, फैसिलिटेटर के तौर पर काम कर रहा है, वो बच्चे की कैपेसिटी को जज कर रहा है, कितना काम वो कर सकता है, कैसे रिस्पॉन्स कर सकता है और किस तरीके से डेवलप करता है। देन वो फॉर्मुलेट करता है या उस प्रोसेस के अंदर वो रिस्पॉन्ड करता है। तो ये सारी प्रोसेस जो है वो धीरे धीरे ऑटोमेटिकली स्टूडेंट अपने आप जो है वो डेवलप करनी शुरू करता है और टीचर उसको हेल्प करता जाता है उसमें आगे बढ़ने के लिए। सब्जेक्ट सेंटर में जो लर्नर के एक्शन है, दे आर ड्रिवन बाय एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स। ठीक है, टीचर उनको प्रॉमिस करता है, इंस्टीट्यूशन उनको प्रॉमिस करती है कि आपको इस तरीके के रिवार्ड्स जो है वो दिए जाएंगे, तो उसके अकॉर्डिंगली ये सब्जेक्ट सेंटर्ड सिस्टम चलता है। अगर हम लर्नर सेंटर्ड की बात करें तो लर्नर के जो एक्शंस हैं, ये गोल्स जो है जो उसने अपने लिए सेट किए हैं। अब देखिए डिफरेंस क्या है, एक तरफ टीचर चीजों को सेट कर रहा है, रिवार्ड जो टीचर ने क्या देना है उसके अकॉर्डिंगली सेट हो रहा है, और एक जो गोल्स उस स्टूडेंट ने, उस लर्नर ने अपने लिए सेट किए हैं। देन टीचर जो है लर्न सब्जेक्ट सेंटर्ड के अंदर जो ऑब्जेक्टिव असेसमेंट्स जो हैं वो ग्रेड्स जो हैं यानी कि उनके अकॉर्डिंगली दिए जाते हैं। और इधर क्या होता है कि जो असेसमेंट है वो ओपन एंडेड है। ठीक है, इसमें सारी एक्टिविटीज को लर्निंग एक्सपीरियंस इसको काउंट किया जाता है, हम इसको एक तरह से तंग दायरे के अंदर जो है वो नहीं मानते। देन इसमें इंटरेक्शन जो है सब्जेक्ट सेंटर्ड में फ्रीक्वेंटली टीचर के कंट्रोल में है, जो ग्रुप की मेंबरशिप के अकॉर्डिंगली सेटल करता है, सारी सिस्टम को बनाता है। और लर्नर सेंटर्ड में क्या है कि स्टूडेंट इंटरेक्शन को फोकस किया जाता है कोलैबोरेटिव लर्निंग के साथ, यानी कि किस तरीके से होती है। ऐसा नहीं है कि सारा कंट्रोल जो है वो स्टूडेंट सॉरी टीचर के ऊपर है इस तरफ जैसे होता है, तो यहाँ पर सारा कंट्रोल जो है वो स्टूडेंट का है। देन सब्जेक्ट्स जो है इसमें रिजिड कंपार्टमेंटल स्टेट में, जैसे मैंने प्रीवियसली डिस्कस किया था कि इसमें कंपार्टमेंटल सिस्टम है, फिक्स है, रिजिड सिस्टम है। तो इधर एम्फेसिस क्या है, इंटीग्रेटिव सिस्टम के अकॉर्डिंगली हम चल रहे हैं। जैसे मैंने पहले सब्जेक्ट करा, दूसरे को इंटीग्रेट किया, और उधर हमने कहा था एक टीचर अलग होगा, सेकंड के साथ उसका कोई मैच नहीं होगा, दोनों सेपरेट सेपरेट पढ़ाएंगे, सेपरेट रूम होंगे। यहाँ पर जो है वो सब्जेक्ट्स को आपस में इंटीग्रेट करके बच्चे को फुल लाइफ के लिए सिखाया जाता है। देन सब्जेक्ट सेंटर्ड में सिलेक्शन जो और कंटेंट की जो ऑर्गेनाइजेशन है एक्चुअल क्लास से पहले की जाती है, यानी कि प्रायर प्लानिंग के अंदर करते हैं। और इधर जैसे चीज टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के अंदर कंटेंट हम कैसे सिलेक्ट करते हैं, जैसे हमें उस वक्त की स्थिति नजर आई उसके अकॉर्डिंगली हमने उसको सेटल किया। तो इसीलिए ये क्विक जो है वो एक्शन जो है इमीडिएट होता है। और देन सब्जेक्ट सेंटर्ड में क्या होता है कि यूनिफॉर्मिटी जो है लर्निंग सिचुएशन के अकॉर्डिंगली होती है, यानी कि एक जैसी है। और इधर वैरायटी है, एक्सपोजर दिया जा रहा है, उसके अकॉर्डिंगली बच्चे की जो वैरायटी है वो सीखने की उसमें भी चेंजेस आ रही हैं, तो इसीलिए दोनों में काफी जहां पर आके डिफरेंस हो जाता है। तो इधर जो है सब्जेक्ट सेंटर्ड में एम क्या है हमारा, सब्जेक्ट की नॉलेज को इम्प्रूव करना, और लर्नर सेंटर्ड में क्या है कि नॉलेज इम्प्रूव करना बच्चे की, ना कि अकेले सब्जेक्ट की, उसको कैसे नॉलेज अच्छी प्रोवाइड कर सकते हैं, इस तरीके से इसको हम पॉसिबल करते हैं। तो ये थी स्टूडेंट्स हमारी लर्नर सेंटर्ड अप्रोच टू करिकुलम। आई होप कि आपको लर्नर सेंटर्ड अप्रोच कंप्लीट तौर पर समझ आ गई होगी, जिसमें हमने स्टार्टिंग में जो है इसके बारे में समझा, इसका मीनिंग क्या था, कैसी इसकी बैकग्राउंड थी, उसके साथ साथ हमने इसकी एडवांटेजेस करी, डिसएडवांटेजेस करी, फीचर्स भी हमने करी, और देन हमने एंड पे जो है वो डिफरेंस किया सब्जेक्ट सेंटर्ड और लर्नर सेंटर्ड करिकुलम में। तो आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ आ गई होंगी। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, आपका टाइम जो है वो मेरे लिए जो है वैल्यूएबल टाइम आपका देने के लिए।
और अगर आपको स्टूडेंट्स मेरी वीडियो जो है पसंद आती है, प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियो, एंड थैंक यू वेरी मच।